अब क्वेश्चन 33 देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जो उस रेक्टेंगल की लेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से और विड्थ इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। जब x 8 सेंटीमीटर है y 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दो क्वेश्चन है, पहले पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है और फिर एरिया का। तो यहां पर आप लिखें x इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y इज द ब्रेड्थ, या फिर विड्थ भी कह सकते हो आप। अब यहां पर dx ओवर dt यानी लेंथ का जो रेट ऑफ चेंज है वो दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है दैट्स वाई हमने उसका जो रेट ऑफ डिक्रीजमेंट है उसमें माइनस साइन लिया है। डिक्रीज होता है तो हम माइनस साइन लेते हैं। dy बाई डी टी कितना दे रखा है? dy बाई डी टी दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आप पूछे सर कहीं नहीं बता रखा कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो आप यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, तो हम पहले पेरीमीटर मान लेते हैं। लेट P denotes the perimeter of rectangle। P perimeter of rectangle को दिखा रहा है। तो यहां पर पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। differentiating on both side with respect to t। तो dp over dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, 2 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, dx over dt प्लस dy बाई dt, दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया। dp over dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx ओवर dt कितना है हमारा -5, dy बाई dt है +5, तो ये माइनस का 1 आ गया इंटू 2 इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और आपसे वो कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 8, जब x 8 है और y 6 है तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपका कहीं भी x या y नहीं है। x या y इसके अंदर होता तो वो आप यहां पुट करते और इसकी वैल्यू मिल जाती। अब इसका b पार्ट क्या कह रहा है हमसे? ही इज सेइंग फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज और निकालना है आपको। तो लेट A denotes the area of rectangle। A जो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा?
यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम dy बाई डी टी प्लस y सेम dx ओवर dt, और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो dy बाई डी टी है हमारे पास 4, तो यहां हो जाएगा 4x, और dx ओवर dt है -5y। और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब निकालना है? व्हेन x इज 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो dA ओवर dt क्या आ जाएगा? 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, यानी 32 माइनस 30, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट, दैट्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फॉर दिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमने निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमने निकाल दिया है। सिंपली फार्मूले यूज किए हैं और सारी वैल्यूज हमने यहां पर निकाल ली है। क्वेश्चन 33 के और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। यहां पर फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ fx इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। तो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर है वो निकालना है, और फिर उनकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। तो फंक्शन हमें क्या दे रखा है? द गिवन फंक्शन इज वो है हमारे पास fx इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। तो पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम fx का डेरिवेटिव करेंगे। सो f डैश x किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वेयर। तो यहां से 5x स्क्वेयर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। इसके फैक्टर और कर लें अंदर वाली टर्म के। तो यहां पर आप देखें तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 3 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 मिले। तो वो आ जाएंगे आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3, यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो f डैश x मेरे पास क्या बन रहा है? 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3। अब x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। तो जब इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 0, इसको 0 के बराबर, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, यानी कि 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं x की 3 क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब सभी पर हमें बारी बारी चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 0 हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो यहां पर व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा, यानी कि आप कहें कि सम नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहां तो देखो स्क्वायर है,
यहां तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर नेगेटिव वैल्यू आने पर ये नेगेटिव ही रहेगा, यहां पर नेगेटिव वैल्यू आने पर भी ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि यहां पर ये आपका ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब f डैश x। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर, उससे बस जस्ट बड़ी वैल्यू। तो 0.1 लोगे तो ये पॉजिटिव, ये आपका यहां पे आएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का साइन चेंज हुआ नहीं, वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस ये x इज इक्वल टू 0 क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, fx हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम वैल्यू। ना तो इस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब अगली क्रिटिकल वैल्यू पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, व्हेन x इज लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होगा तो f डैश x का साइन देखते हैं क्या होगा। x लेस देन 1 यानी सम 0.9, ये तो पॉजिटिव है और 0.9 पर ये नेगेटिव और अगले वाला भी नेगेटिव, तो यानी ये साइन हो गया पॉजिटिव। उसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो f डैश x जो है उसका साइन क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही है। 1.1 ले लो तो ये 0.1 यानी पॉजिटिव आ जाएगा, दिस वन इज पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो f डैश x का साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। तो आप बोलेंगे fx हैज लोकल मैक्सिमम, fx हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर fx की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो उसके लिए x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू 1 अगर आप यहां रख दोगे फंक्शन में तो जो वैल्यू मिलेगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। पुट कर लो f1, यहां पर आ गया 1 की पावर 5 माइनस 5 1 की पावर 4 प्लस 5 1 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि यहां पर आप देखें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, सब कैंसिल हो गया यानी 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 0 है। इसके बाद एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, देखिए व्हेन x इज लेस देन 3, जब x लेस देन 3 होगा यानी सम 2.9, तो ये पॉजिटिव, 2.9 माइनस 1 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे f डैश x, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला भी पॉजिटिव, तीसरे वाला नेगेटिव, तो ये पूरे को नेगेटिव बना देगा। When x is greater than 3 तो f डैश x क्या होगा, देखो पहले वाला तो पॉजिटिव है, दूसरे वाला भी पॉजिटिव रहेगा
और तीसरे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा सम 3.1 से। तो मतलब साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। सो आप बोलेंगे दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमम। आप बोलेंगे एफ डैश एक्स चेंजिंग फ्रॉम negative to positive, so fx has local minimum at x is equal to 3। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आप यहां रख दो, 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4, 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1। देखो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इज 81 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 243। और ये हो जाएगा आपका 81 इंटू 5 इज 405। ये हो जाएगा 27 इंटू 5 135 माइनस 1, ये आ गया। अब इसके बाद यहां पर आप इन दोनों को ऐड कर लें। सो दिस इज 8 378 माइनस 406। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 8 इज 8, 9 माइनस 7 इज 2 और माइनस का साइन। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, लोकल मिनिमम वैल्यू इज -28। तो इसकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो -28 आ रही है। पहले एफ डैश एक्स निकालना है, उसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेनी है। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद उन पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। जिस पॉइंट पर मिनिमा, उस पॉइंट को फंक्शन में रखने पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जिस पर मैक्सिमा, उस पॉइंट को रखने पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी। अब क्वेश्चन 34 देखिए क्या कह रहा है। देयर आर 4 कार्ड्स नंबर्ड 1 3 5 7। 4 कार्ड हैं जिन पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 3 5 और 7। 1 ऑन 1 कार्ड, मतलब एक कार्ड पर एक ही नंबर है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स उसमें से निकाल लिए, मतलब कि एट रैंडम, बिना देखे हुए और विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला निकाल लिया, उसको वापस नहीं डाला, फिर दूसरा निकाल लिया। एंड लेट एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 ड्रॉन कार्ड्स। और x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है उन कार्ड्स, जो 2 कार्ड निकाले हैं उनके सम के लिए। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो हमें इस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आल्सो फाइंड द मीन ऑफ x, और हमें x का मीन भी निकालना है। ओके, तो आप यहां पर देखें, मैं मान लेता हूं द नंबर्स on the cards are, तो नंबर्स हैं 1 3 5 7। और आप देखें तो यहां पर 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो उसके लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं। लेट S बी द सैंपल स्पेस। मैंने मान लिया कि जो S है वो क्या है हमारा, वो सैंपल स्पेस है इसके लिए। अब S इसका सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में 2 कार्ड्स लेने हैं आपको, तो इनके सैंपल स्पेस बनाइए। हो सकता है 1 और 3 आ जाएं, या हो सकता है 1 5 आ जाएं, या 1 7 आ जाएं, इस तरीके से। या फिर हो सकता है पहले पर 3 निकले, 3 1 आ जाएं,
3 5 आ जाए, 3 7 आ जाए, या फिर 5 1 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 7 आ जाए, या फिर 7 1 आ जाए, 7 3 आ जाए, 7 5 आ जाए। देखिए 7 7 5 5 3 3 या 1 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। अगर 1 निकल गया तो दोबारा उसमें 1 है ही नहीं, बाकी के 3 में से ही कोई एक आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। लेट x denotes the random variable of sum of numbers। उन नंबर्स के सम के लिए x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल है। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सम क्या क्या हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें कि क्या क्या सम यहां पर हो सकता है। 1 और 3 4, इससे छोटा सम नहीं हो सकता। 4 के बाद आएगा 6, देखो 6 यहां पर है, फिर 8 भी यहां पर है तो 8 आ जाएगा। 10 देखें जरा, 10 है यहां पर या नहीं है। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 10 यहां नहीं है। उसके बाद 12 को देखें, देखिए 4 6 8 और 12, 10 यहाँ 10 है, देखिए 7 + 3 = 10 और 12 7 5 12। आप बोले सर आपने जो सम है वो केवल इवन नंबर्स ले लिए, ऑड क्यों नहीं लिए। आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास नंबर्स यहां पर हैं वो केवल ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स का जो सम है वो इवन हो ही नहीं सकता। किसी भी दो को उठा के देख लो, सम हमेशा इवन मिलेगा। 4 मिलेगा सबसे छोटा सम, उसके बाद 6 मिलेगा, किसी का भी सम 5 नहीं हो सकता, क्योंकि दो ऑड नंबर्स को जोड़ने पर एक इवन नंबर ही आता है। 8 10 12। अब सबसे पहले हम निकालेंगे Px = 4, यानी प्रोबेबिलिटी जब हमारा जो x है वो 4 होगा। तो सम देख लो जरा, टोटल तो है आपके पास ये ns जो है टोटल वो 12 है, तो टोटल तो 12 हो गए। ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 4 है, एक तो 1 3 है और एक 3 1 है, यानी 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम 4 है। उसके बाद यदि हम निकालना चाहें Px = 6, कितनों का सम 6 है, 1 5 और 5 1, यानी कि 2/12, पेयर अभी भी 2 ही है। Px = 8 निकालें, कितनों का सम 8 है, तो 1 7 3 5 5 3 7 1, यानी कि 4 का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसके बाद Px = 10 निकालें, तो 10 कितनों का सम है, 3 7 और 7 3, यानी 2/12। Px = 12, तो 12 कितनों का सम है, 5 7 और 7 5 का, यानी 2/12। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, तो x का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर x, यहां पर Px। x जब हमारा 4 हो, 4 6 8 10 और 12, जब x हमारा 4 है तब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास, तब प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/12। जब 6 है तब प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2/12। जब 8 है 4/12,
जब 10 है 2/12 और 12 पर भी 2/12। तो पहला काम तो हो गया, हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप यहां इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएं। x यहां पर आप लिखें xi या फिर pi। xi है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद pi, px इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू है 2/12, इस पर भी 2/12, इस पर भी 2/12। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, x इज इक्वल टू 2 नहीं है हमारे पास, केवल 4 है, उस पर 2/12, 6 पर 2/12, 8 पर 4/12, इस पर 2/12 और इस पर भी 2/12। मीन निकालने के लिए हमें चाहिए पी आई एक्स का समेशन। मैं आपसे कहूं कि जो मीन है वो बराबर होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स की। तो पी आई एक्स निकाल लेंगे हम। पी आई एक्स वो क्या होगा, 8/12, 12/12, 34/12, 32/12, 20/12, 24/12 और इन सभी का सम करोगे तो 8/12 प्लस 12/12 प्लस 32/12 प्लस 20/12 प्लस 24/12। सभी का एलसीएम सेम है 12, तो ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर लें। 20 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर ये हो गया 40, 72 प्लस 4 इज 76 प्लस 20 इज 96/12 यानी कि 8। तो हमारे पास जो मीन है वो कितना आ रहा है, वो 8 आ रहा है। तो सिंपली आपको पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद उसका मीन आपको यहां पर फाइंड आउट कर लेना है। 34 के और वाला पार्ट देखिए। इन अ सेट ऑफ 10 कॉइन्स 2 कॉइन्स आर विद हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, उन 10 में से 2 ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ क्या है, हेड है। जनरली एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो यहां पर 2 सिक्के उनमें ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ हेड है। ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। एक कॉइन को इसमें से चूज किया जाता है एंड टॉस्ड 5 टाइम्स, और उसको 5 टाइम टॉस किया जाता है। इन ऑल द 5 टाइम्स द आउटकम वाज हेड्स। और जब उस सिक्के को निकाल लिया गया और उसको 5 बार उछाला गया तो 5 बार क्या आया, केवल हेड आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कॉइन हैड हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सिलेक्टेड कॉइन है उसके दोनों तरफ हेड थे। तो हम यहां मान लेते हैं, लेट, एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेट E1 denotes the event of getting a two-headed coin। हमने इवेंट मान लिया E1 कि हमें 2-headed कॉइन मिले। E2 denotes the event of getting unbiased coin। अनबाइज्ड कॉइन मतलब जिसमें कोई फेरबदल नहीं है, जैसा सिक्का होता है वैसा ही है। अब यहां पर आप देखें, लेट A denotes the event
of getting head in single throw. या फिर हम कहें इन 5 टॉसेस, 5 टॉसेस में हेड आने के इवेंट को हमने आपका क्या मान लिया, ए मान लिया। अब आप ध्यान से देखें तो P even आप निकालें, मतलब 2 हेडेड कॉइन चुनने की। टोटल कॉइन है 10, उनमें से 2 2 हेडेड हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2/10। PE2 कितना हो जाएगा आपके पास, PE2 है 8 कॉइन बचे जो अनबाइज्ड है 8/10। इसके बाद PA/E1 मतलब क्या है कि 5 टॉसेस पर आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब आपका 2 हेडेड कॉइन चूज किया गया है, आप लिखेंगे probability of getting head on 5 tosses when a 2-headed coin is selected. Similarly, PA/E2 क्या होगा, probability of getting head on 5 tosses when an unbiased coin okay is selected। अब आप ध्यान से देखें, PA/E1 हम निकालें तो PA/E1 क्या होगा, मतलब कि वहां 2 हेडेड कॉइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो दोनों तरफ हेड है, तो हेड आना क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया, मतलब हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो यहां पर पहले टॉस पर भी प्रोबेबिलिटी 1, दूसरे पर भी 1, तीसरे पर भी 1, चौथे पर भी और पांचवें पर भी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। PA/E2 जब एक अनबाइज्ड कॉइन को लिया गया है तब 5 टॉसेस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहले पर हेड आने की 1/2, दूसरे पर भी 1/2, तीसरे पर भी 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/32 ये होगी। तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज मिल गई। अब वो हमसे क्या कह रहा था, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि हेड तो वहां 5 टॉसेस पर आए हैं, ये पहले से पता है, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक 2 हेडेड कॉइन यानी इवन इवेंट हुआ हो। आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग a 2-headed coin when all the tosses shows head, जब सारे टॉसेस जो हैं वो हेड शो कर रहे हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। सो बाय बेज थ्योरम से इसका फॉर्मूला क्या होगा, PE1/A बराबर होगा PE1 इंटू PA/E1 ओवर PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 एंड दैट्स इट।
अब सारी वैल्यूज यहां रखना है और इसको बस कैलकुलेट करना है। पी इवन है 2/10, पी ए बाई इवन है 1, यहां पर सेम वैल्यूज। पी ई टू है 8/10 और पी ए बाई ई टू है ये। तो यहां पर आप एलसीएम ले लें, नीचे इसका एलसीएम लोगे तो 32 इंटू 10 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 32, यहां हो गया 64 प्लस इससे डिवाइड कर देंगे तो 8, 2/10 ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर रह गया। इसके बाद 2 से 36, 4 से 9, 4 से 8, यानी पी E1 बाई ए जो है वो आपका 8/9 यहां पर आ रहा है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले दोनों आपके उन कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर उनको चूज करके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर बेस थ्योरम को यूज किया और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 मॉडल्स ऑफ बाइक्स, कि कोई बाइक मैन्युफैक्चरर है, वो बाइक्स के 2 मॉडल्स बनाता है, मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई। मॉडल एक्स टेक्स 6 मैन आवर्स टू मेक पर यूनिट। देखिए ये क्या है, बेसिकली एलपीपी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एलपीपी के क्वेश्चंस जो अब तक आपको दे रखे होते थे वो इक्वेशंस दे देता था और आपसे क्या करवाता था, उनको सॉल्व करवाता था। बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है और उन्हें सॉल्व भी खुद करना है। तो मैं जनरली डाटा को लिखता हूँ कि यहाँ पर देखिए टेबल में एक टेबल टाइप बना देता हूँ, इससे क्लियर होगा। 2 तरीके के मॉडल वो बना रहा है, मॉडल एक्स और मॉडल वाई। 2 तरीके की बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है और यहां पर बाइक में उसने 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, टाइम और मनी। आप ध्यान से देखें तो मॉडल एक्स टाइप की जो बाइक है उसको बनाने में 6 मैन आवर्स लगते हैं और मॉडल वाई टाइप की में 10 मैन आवर्स लगते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम हमारे पास यहां पर दे रखा है, मैक्सिमम टाइम जो है हमारे पास वो कह रहा है 1 वीक में 450 आवर्स होते हैं। इस बाइक को बनाने में 6 घंटे लग रहे हैं, इस बाइक को बनाने में 10 आवर्स लग रहे हैं, और दोनों बाइक्स को बनाने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 450 अवेलेबल है। फिर इसके बाद वो कह रहा है हैंडलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर, आप यहां पर कॉस्ट लिख सकते हैं, यू कैन से कॉस्ट। तो मॉडल एक्स पर जो खर्चा आता है वो 2000 रुपये, 2000 रुपीज पर यूनिट, और मॉडल वाई पर 1000 रुपीज पर यूनिट खर्चा आता है। और वो कह रहा है कि द टोटल फंड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज इज ₹80,000, और इसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम मनी है वो 80,000 रुपीज हम खर्च कर सकते हैं। और अब वो आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई आर रुपीज। मॉडल एक्स पर प्रॉफिट होता है 1000 रुपये का और मॉडल वाई पर 500 रुपये का। अब वो एलपीपी से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है, तो पहले तो हम मानेंगे लेट एक्स नंबर ऑफ मॉडल एक्स बाइक प्रोड्यूस्ड and y number of model y bike produced। मैंने मान लिया कि हमारे पास x जो मॉडल x वाली जो बाइक हैं वो x प्रोड्यूस हुई हैं और ये
y प्रोड्यूस हुई हैं, एंड z denotes the objective function ऑफ प्रॉफिट। और हमने मान लिया कि z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट के लिए। सो z इज इक्वल टू, तो z किसके बराबर होगा? आप देखो, मॉडल x की बाइक पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक बाइक पर। हमने कितनी बनाई है? x बनाई है, तो x पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1000x। मॉडल y की बाइक पर 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमने बनाई है y, तो यहां से 500y प्रॉफिट होगा, यहां से 500y, यहां से 1000x, और टोटल प्रॉफिट z है हमारा। अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। आप देखो जरा, मॉडल x की एक बाइक में 6 मैन आवर लगते हैं, हमने बनाई है x, तो कितना टाइम लगा होगा? 6x आवर्स लगे होंगे। मॉडल y की में लगते हैं 10 आवर्स एक में, हमने बनाई है y, तो टाइम लगा होगा 10y, और दोनों के टाइम को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 450 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो जाए। इसके बाद मॉडल x की बाइक पर जो कॉस्ट आती है वो 2000 रुपए आती है एक पर, हमने बनाई है x, और 2000x जो है कॉस्ट आई होगी उन पर। मॉडल y पर आती है 1000 रुपए, हमने बनाई y, दोनों का जो खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा 80,000 हो सकता है या उससे कम ही रहना चाहिए, और x और y जो दोनों हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, 0 या उससे बड़े होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, नंबर ऑफ बाइक्स हैं। अब ये नॉर्मल एलपीपी प्रॉब्लम बन गई। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। अब इसको देखो, इसको ना थोड़ा न्यूट्रल कर लेते हैं, 100 कॉमन लेके पूरा कर निकाल दो यहां से, तो ये बन जाएगा 20x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 800 एंड x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों का ग्राफ बना लो। ग्राफ ऑफ 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 450। इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। तो बनाइए जरा, ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, टेबल बनाएंगे। x को 0 तो y आएगा 45, y को 0 रखोगे तो x आएगा आपका, दिस विल बी, यहां पर आएगा 75, और इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 800। इधर x इधर y, x को 0 तो y 80, y को 0 तो x 40। बस अब पेयर्स मिल गए तो ग्राफ हम बना सकते हैं। एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो काफी बड़ी जा रही हैं, तो आप एटलीस्ट 10-10 का इंटरवल लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। x0 y 45, तो 40 यहां पर है तो सम 45 यहां पर होगा। इसके बाद x 75 y 0, तो यहां पर ये 80 ये 75 मिला दो और लाइन बना दो। थोड़ा इससे ही पास करवाना स्केल का यूज करके। दिस इज द ग्राफ ऑफ 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 450। इसके बाद x0 y 80 यहां पर होगा, ओके, x 40 y 0 यहां पर। अब आप चेक कर लें फिजिबल रीजन को।
तो देखो फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए हम ओरिजिन को पुट करेंगे यहां पर 6x प्लस 10y और केवल इनइक्वलिटी वाला साइन ले लो और x और y की जगह ओरिजिन पुट कर दो। 0 प्लस 0 इज लेस देन 450। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। तो इस वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ऐसे ही यहां पर करेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 800। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो इसका भी रीजन ओरिजिन की तरफ होगा और x और y ग्रेटर देन 0 हैं। तो यहां पर आप देखो भाई, यहां पर 0 रखोगे, 0 इज ग्रेटर देन 0, बात गलत है। तो इसका जो y एक्सिस है अवे फ्रॉम ओरिजिन और इसका भी इस तरफ यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है? ये वाला पार्ट फिजिबल रीजन बन रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम देखें, ये है और ये है। ये तो है 0 0, ये है 40,0 और ये है हमारा 0,45। केवल ये पॉइंट हमारे पास नहीं है तो इसको और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या होगा? हमारा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। आप देखें बड़ा इजी है, केवल सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया। 14x इज इक्वल टू 350, 350 बाई 14 x 25। x को 25 रखोगे तो क्या आएगा? इधर ले जाओ 800 माइनस 500 y इज इक्वल टू 300 या फिर 25,30। ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद अब हम इनको नाम भी दे दो कुछ, O A B C। Z एट 0,0, तो वो तो सिंपल है, 0 प्लस 0 इज 0। Z एट A यानी 40,0, तो यहां रखेंगे 1000 इंटू 40 प्लस 0 यानी कि 40,000। सभी पर वैल्यूज निकाल लो। Z एट B यानी कि 25,30, सो 1000 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 500, ये तो हो गया 25,000 और ये हो जाएगा आपका 15,000 यानी कि 40,000। इसके बाद Z एट C यानी 0,45, सो ये तो 0 हो गया। 45 इंटू 500, 22,500। तो Z मैक्सिमम किस पर आ रहा है? Z मैक्सिमम इन दो पॉइंट्स पर आ रहा है। तो या तो मैन्युफैक्चरर मॉडल X 25 बनाए और मॉडल Y 30 बनाए तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, या फिर केवल मॉडल X के 40 पार्ट्स बनाए। तो आप लिखेंगे Z इज मैक्सिमम एट 40,0 एंड 25,30 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 40,000। तो पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं एंड आफ्टर दैट नॉर्मल प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।